जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फर्स्ट क्लास का सेकंड पार्ट है। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रिंग तक कर चुके थे, ठीक है? मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, अजीब-व-गरीब हो जाएगा, पहले से हाइलाइट हुआ हुआ है इसके ऊपर। हम लोग स्ट्रिंग तक पढ़ चुके थे, ठीक है? स्ट्रिंग तक का काम हम कर चुके थे। आज हमने पढ़ना है नंबर। नंबर के अंदर हमने पढ़ना है इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पहले वेरिएबल से इनपुट कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि आगे हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है? इनपुट के नाम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम। और मैंने आपको बताया था कि पाइथन की एक्सटेंशन क्या है, वो डॉट पी वाई। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेते हैं डॉट पी वाई के नाम से। और हमेशा ध्यान में रखना, जिस फोल्डर में आपने सेव करना है वहीं पे जाके ओपन वी एस कोड करना। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन आई गेस इट इज़ बेटर कि वहीं पे कर लो, तो वो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, न्यू फाइल हम बना लेते हैं इनपुट के नाम से। फिर हम जाएंगे आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। इनपुट इनपुट बेसिकली क्या होता है, इनपुट डॉट पी वाई, कि आप यूजर से इनपुट लेते हो और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? इनपुट के नाम से एक फाइल बना लिया हमने। अब इनपुट किससे किससे लेते हैं? लेट सपोज आप लोगों को यूजर से दो वैल्यू लेनी है और उसको सम करके दिखाना है आपने। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे, इनपुट, ठीक है? इनपुट, तो इसका मतलब है अब वो यूजर से लेगा आपकी वैल्यू। तो आप क्या लिख दोगे, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। अभी डबल कॉमा डाल के आप क्या लिखोगे, इंटर। ये लिखो भी ना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले को क्या शो होगा वो आपको दिखाना है, ताकि उसको समझ में आपने करना है उसने क्या करना है। इंटर दी फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है? इंटर दी फर्स्ट वैल्यू। और ये डबल डॉट ना भी डालो तो फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू के लिए आप कर दो इसको। अच्छा, इसके शॉर्टकट्स होते हैं, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ शॉर्टकट्स, ठीक है? ताकि आप लोग शोशा मारना ना शुरू कर दो। अभी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटर दी सेकंड वैल्यू आप लिख देते हो, ठीक है? और फिर आप ये क्या करते हो, z को x प्लस वाई के बराबर ले लेते हो, ठीक है? और क्या कर देते हो, और आप लिख दो यहाँ पे प्रिंट जी लिख दो, ठीक है? तो क्या होगा, वो ऐड करके बता देगा। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ खूबसूरत करना है कि ऐसा सा ये भी लिखना है कि द आंसर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, तो वो आप लिख सकते हो, लेकिन डबल कॉमे के अंदर आप लिखोगे। इसको लिख दो, द आंसर ऑफ टू नंबर्स आर, द आंसर टू नंबर्स आर, और फिर आपको z को प्रिंट करवाना है, जो कि एग्जीक्यूशन है x प्लस वाई की। तो आप कॉमा डालोगे, और जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे तो फिर आप उसको डबल कॉमे के अंदर नहीं लिखोगे, कॉमा डाल के अलग से लिखोगे z। तो पहले क्या लिखेगा, द आंसर टू नंबर, और ये कॉमे को वो शो नहीं करेगा वहां पे। और फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देगा, z का जवाब लिख देगा। अब आप जब इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट कराओगे तो वो फर्स्ट नंबर मांगेगा उससे, ठीक है? टर्मिनल पे ये लिखा हुआ कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे क्लिक करके आप लिखोगे, लेट सपोज लिख दिया आपने 23 और दूसरा लिख दिया 34। तो क्या करेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, द आंसर ऑफ टू नंबर्स आर। पहले उसने ये एग्जीक्यूट किया, ठीक है? और फिर उसके बाद जी का जवाब लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक है मसला। वो एक मसला क्या आ रहा है कि वो ऐड नहीं कर रहा, दोनों को मिला के लिख रहा है, क्योंकि 23 और 34 था। तो इसका मतलब है कि वो इसको एक एज स्ट्रिंग, आपको शायद याद हो लास्ट मैंने क्लास में आपको बताया था, सैयद उमैर को मिला के लिख दिया था, ऐड नहीं कर रहा वो एक स्ट्रिंग की तरह ले रहा है। अब आप चाहते हो कि ये बिहेव करे एक नंबर की तरह और ऐड हो, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो कि इंटीजर, ठीक है? इंटीजर का मतलब है वो इसको एज नंबर ले लेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है। और यहाँ पे भी क्या करोगे, इंटीजर लिखोगे, और आप यहाँ पे लिख दोगे ये। अब जब वो रिजल्ट देगा तो अब आप देखना कि अब जब वो रिजल्ट देगा वो एडिशन करके देगा। मैंने क्या दी थी वैल्यू, 23 दी थी, और क्या दी थी, 34 दी थी। अब देखो रिजल्ट आ गया 57। द आंसर ऑफ टू नंबर्स आर 57। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रिंग, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर जो भी आप इनपुट लेते हो ना वो एज स्ट्रिंग काउंट होता है। तो आप उसको बताओ कि ये स्ट्रिंग नहीं है, एक इंटीजर है। इंटीजर होगा तो फिर उसको सम करेगा। अदरवाइज दोनों को एक्स प्लस वाई का मतलब है उसने 34 22 जो भी पहले लिखी थी मिला के लिख दिया इंटीजर की तरह, स्ट्रिंग की तरह। तो आप पहले उसको बताओगे कि ये इंटीजर है। ये चीज समझ में आ गई आपके, यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हैं। अच्छा, अब आप आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इनपुट मैंने आपको सिखा दिया। अब आप आ जाओ नंबर में इंटीजर और फ्लोट में क्या फर्क होता है। देखो, अगर मैं एक नया फाइल बना लेता हूं नंबर के नाम से,
नंबर डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है, नंबर डॉट पी वाई। अच्छा जी, अब देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब है वो होल नंबर में ही उसको डील करेगा। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट के अंदर आप डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो और आप होल नंबर भी डाल सकते हो, दोनों में आंसर्स होंगे। तो आपको नहीं पता है कि देने वाला आपको क्या वैल्यू देगा, तो लेट सपोज मैं अगर वही पुराना फंक्शन लिखूं कि x इज इक्वल टू इंटीजर दे दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट दे दूं, इनपुट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये इसी तरीके से एग्जैक्टली लगाना है, इंटर दी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और डबल डॉट, इसी तरीके से मैं एक y के लिए जनरेट कर लूँ, तो अब देखना एरर कहाँ पे आएगा, y, और इंटर दी सेकेंड वैल्यू, और वही फंक्शन परफॉर्म कर दूँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे दूँ, और क्या कर दूँ, प्रिंट प्रिंट z दे दूँ, ठीक है। अब ये लेट सपोज मैंने इसको फंक्शन दे दिया, ये पागल क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि दोनों को एक ही वेरिएबल दे। अच्छा यहाँ पे अगर ये देख रहे हो ऊपर, अगर ये यहाँ पे आपका अगर ये वाइट नहीं आ रहा है, तो वाइट नहीं आने का मकसद ये है कि ये आपके अगर ये या तो रेड आ रहा है, इसका मतलब है थोड़ी बहुत गलती है, और अगर रेड येलो आ रहा है और रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका खाना ही खराब है, आपने बिल्कुल ही जो है ना गलत लिखा हुआ है। तो वाइट आ रहा है, इसका मतलब है ये सही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने पहले वैल्यू दी थी, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एक्सक्यूज मी, अब यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू दे दूं 23.5, इंटर करते ही इसने एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स की वैल्यू इंटीजर में नहीं होती है। अब समझ में आई चीज, अगर लेकिन इसकी जगह पे मैं इसको फ्लोट दे दूं, तो अब मैं चाहे वो वैल्यू लिखूं, अब मैं चाहे होल नंबर में लिखूं या पॉइंट्स में लिखूं, ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेट सपोज एक होल नंबर में लिख लेता हूँ, 23 लिख लेता हूँ, देखो उसने एरर नहीं दिया, और दूसरी वैल्यू में 4.5 लिख लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर दिया इसने, ठीक है, 27.5, और वही आप लिखना चाहते हो एडिशन दैट सम ऑफ टू नंबर्स आर, जैसे पहले लिखा था वो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कहाँ कॉमा डालना है और कहाँ पे डबल डॉट आपने डाल के इसको क्लोज करना है, ठीक है, वो अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। तो इनपुट आपके समझ में आ गया, इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई, तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, इंटीजर फ्लोट। बुलियन बेसिकली क्या होता है, बुलियन ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है, मैं एक कंडीशन के थ्रू करूंगा, उस कंडीशन पे फोकस नहीं करना है, अपना बुलियन को समझने के लिए करना है। बुलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, ठीक है। लेट सपोज मैं एक्स एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक्स वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 34 ले लेता हूँ, वाई एक वैल्यू ले लेता हूँ, और y में ले लेता हूँ 12, ठीक है। अब ये इफ वगैरह पे अभी गौर नहीं करना, आगे जाके नेस्टेड लूप करेंगे तो ये आप लोगों के बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब मैंने कंडीशन दे दी, वो ये दे दी कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और यहाँ पे मैं दो बूल को जनरेट कर देता हूँ, c एक बूल ले लेता हूँ, बी डबल ओ एल, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन देता रहेगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वो मैं यूज कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, तो ये मैंने ट्रू, और डी एक जनरेट कर देता हूँ, डी इज इक्वल टू बूल, और उसको मैं दे देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अच्छा, देखो रेड दे रहा है, अभी क्यों दे रहा है, अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं, अब जब इफ की कंडीशन होती है, मैंने दिया ग्रेट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और ये आपने डबल डॉट लगाना लाजमी होता है इसके अंदर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो प्रिंट कर देना सी, ठीक है, प्रिंट सी, और इसके साथ तीन कंडीशंस होती हैं, एलिफ होती है, अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, जब उस पर आऊंगा तो समझा दूंगा, एल्स, अगर ये ना हो ना भाई, तो इसको आप बोलो कि अगर ये ना हो तो फिर आप प्रिंट कर देना डी को। अब आपको पता है ट्रू और फॉल्स का कहानी क्या है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जब मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूंगा, तो ये जाएगा एक्स की वैल्यू को देखेगा, हमेशा जन में क्या सीक्वेंस में चलता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, एक्स देखा इसने, अच्छा 34, वाई देखा इसने 12 है, ठीक है, उसने देख लिया सी का मतलब है ट्रू है, डी का मतलब है फॉल्स, ठीक है। अब क्या होगा, वो चेक करेगा पहली कंडीशन, क्या एक्स वाई से बड़ा है, इस केस में तो है, तो इसका मतलब है वो प्रिंट सी कर देगा और एल्स पे नहीं जाएगा। ये एक चीज ध्यान में रखना, या तो इफ होगा या तो एल्स होगा, दोनों में से एक होगा। इफ ठीक है तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, खत्म कर देगा वो, लेकिन अगर इफ गलत है तो वो एल्स पे जाएगा। तो अब चेक करते ही ये क्या देगा, देखो ट्रू दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं
ऊपर वाली वैल्यू की जगह 12 लिख दूं और 34 कर दूं, तो अब यहाँ पे गौर से देखना क्या होगा। अब इफ वाली कंडीशन हो गई गलत, तो वो इफ को छोड़ के एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा। अब देखो ये फॉल्स आ गया, ठीक है, फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो उसने क्या किया, इफ वाली कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई इन दिस केस एज पर द गिवन वैल्यूज। तो उसने क्या किया, एल्स को प्रिंट कर दिया। ध्यान में रखना, इफ ठीक होगा या तो एल्स ठीक होगा। अगर इफ ठीक है तो वो एल्स के पास जाएगा ही नहीं, और अगर इफ ठीक नहीं है तो वो एल्स के पास जाएगा। अब ये चीज आपके समझ में आ गई कि भूल क्या होता है। इससे ज्यादा समझने की जरूरत आपको नहीं है। नन की कंडीशन कुछ भी नहीं होती है, एक वैल्यू होती है जिसको आप कुछ भी नहीं देना चाहते हो। जैसे मैं z इज इक्वल टू 0 देता हूँ तो z इज इक्वल टू नन भी लिख सकता हूँ। क्लियर, यहाँ पे ये कंडीशन। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके। अच्छा जी, एक नई फाइल बना लेते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से। मैथमेटिकल, मैथमेटिकल खाली लिख देता हूँ, मैथमेटिकल डॉट पी वाई लिखना लाजमी है। ठीक है, ये हमने एक नई फाइल बना ली। अब देखो मैं हैश टैग लिख के लिखूंगा, इसका मतलब है मैं कमेंट दे रहा हूँ, वो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब कितने टाइप के ऑपरेशंस पढ़ा आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और भी थोड़े थोड़े से होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस के लिए तो भाई आप प्लस ही यूज करते हो, ठीक है। प्लस के लिए आप क्या करोगे, प्लस ही यूज करोगे, PLUS, ठीक है। इसके बाद कॉमा, आपको माइनस के लिए आप नेगेटिव ही यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद आप डिवाइड, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे क्रॉस यूज नहीं होता है, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज होता है, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अलावा डिवाइड के लिए आप स्लैश यूज करते हो। डिवाइड का साइन आप स्लैश, आपको भी पता है, यू आर वेरी फेमिलियर, स्लैश कर चुके हो। डिवाइड के आपने दो तरीके के साइन पढ़े हैं, तो डिवाइड के लिए स्लैश यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होते हैं, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए होता है परसेंटेज का साइन, ये होता है रिमाइंडर। जब मैं कराऊंगा तो आपको बताता हूँ, ये रिमाइंडर के लिए यूज होता है। और एक फ्लोर होता है जो आपको बताता है कि डबल डैश, वो फ्लोर, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस से बताता हूँ, आपकी समझ में आएगा। अब जैसे कि प्लस और माइनस आगे समझाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि अगर आपने x इज इक्वल टू माइनस में लिख देता हूँ, चलो x इज इक्वल टू 34 दे दिया, y इज इक्वल टू मैंने 24 दे दिया, और मैंने यहाँ बता दिया कि भाई z जो है वो बराबर है x माइनस वाई के। जो आप करते हुए आ रहे हो वही एग्जैक्टली यहाँ पे करोगे, x माइनस वाई, और मैंने कह दिया जी प्रिंट z मार दो, ठीक है। तो आपका क्या है, ये आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है। आ गई वैल्यू 10, ये 10 लिखा हुआ आ गया। तो ये माइनस है, सिंपल सा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, लेट सपोज छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 4 और एक ले लेता हूँ 6। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ बीच में इस तरीके से स्टैरिक का साइन। तो अब क्या होगा, ये z की वैल्यू क्या है, x मल्टीप्लाई में y है, तो वो मल्टीप्लाई कर देगा। अब चेक करो, 6 4 से क्या होता है 24, नीचे लिखा हुआ आ गया 24। क्लियर हो गई चीज, ठीक है, 24 आ गया। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में भी यही होगा। आप लेट सपोज लिख देते हो 12 और नीचे लिख देते हो 6, और डिवाइड की जगह पे लिख देते हो स्लैश और प्रिंट जी करते हो, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड। 12 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, 2 होता है, ये दे दिया इसने 2.0। क्लियर है चीज। अब आ जाओ रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर वो होता है कि जो आप जैसे लेट सपोज 12 को डिवाइडेड बाय 6 करते हो, 3 को डिवाइडेड बाय 15 को लेट सपोज आप 14 ले लेते हैं, 14 को डिवाइडेड बाय 3 करते हो, तो जब आप करोगे तो रिमाइंडर जैसे आप करते थे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर में, जब 14 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये रिमाइंडर आपको दे देगा। अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, तो अब क्या करेगा, रिमाइंडर दे देगा जो जो बच जाएगा टेबल पढ़ने के बाद, जो वैल्यू बच रही होगी एक्स्ट्रा। तो ये देखो इसने 2 दे दिया रिमाइंडर, ये लिखा हुआ आ गया 2। अब आपके दिमाग में कीड़ा, तो हर किसी के होते हैं दिमाग में, कीड़ा है सर मैं ऊपर छोटी वैल्यू लिख दूं नीचे बड़ी लिख दूं, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में वही देगा। जैसे लेट सपोज मैं ऊपर 3 लिख देता हूँ और नीचे 14 लिख देता हूँ। अब बेसिकली क्या होगा, अब इस केस के अंदर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है जो कि x है, x यहाँ पे 3 है, तो वही आंसर दे देगा उठा के, ठीक है। ये आपको दे दिए 3। आई होप कि ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। फ्लोर क्या होता है कि कितने टाइम्स टेबल पड़ा है वो देगा, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैं 14 करता हूँ और डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, ठीक है, और मैं फ्लोर निकालना चाहता हूँ कि कितने टाइम्स टेबल पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अब देखो 3 4 से 12 होता है ना, तो पहले क्या दे रहा था, 3 4 से 12 के बाद 2 बचा था, रिमाइंडर में वो देता, फ्लोर में जितने टाइम्स टेबल पढ़ा है वो देगा आपको,
ठीक है? अब देखो 3/4 का 12 होता है ना, तो अब आपका 4 जवाब आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब इसमें भी कीड़ा होगा आपको कि सर ऊपर मैं 3 रख देता हूँ या रख देती हूँ, नीचे मैं आपको 14 रख देती हूँ। तो अब क्या होगा? इस केस में 0 देगा आपको जवाब। ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है। ठीक है? 0 दे दिया आप। अब आपके आई हो कि सारा कॉन्सेप्ट इसका मल्टीप्लाई अब करना ये है कि अपने पास से वैल्यूज बनाते जाओ, चेक करते जाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल परफॉर्म। तो आप अपने पास से वैल्यूज रखो, अपनी बुक के क्वेश्चंस उठाओ, वो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये हम काम क्यों कर रहे हैं? तो हम कैलकुलेटर पे या कोई ऐप लगा के कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज को समझो, ये आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है। देखो, आप जब ऐप यूज करते हो तो वो भी किसी न किसी इसी लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। तो इसका मतलब है बीच में एक थर्ड पार्टी अपने हिसाब से काम कराएगी और उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है? वो एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। वो अपने हिसाब से जितना काम वो उसने किया हुआ होगा परफॉर्म, वही कर सकते हो आप। वो मशीन से काम कराएगी, वो भी मशीन से ही काम करा रही है आपके, उसके पीछे लैंग्वेज लगी हुई है। क्या हो गया? थर्ड पार्टी बीच में से हट गया। इसके एग्जांपल समझो। ये बेसिकली मशीन का पावर है, सुपर पावर है। आप इससे जो चाहो करा सकते हो। ऐप यूज करोगे तो उसकी लिमिटेशंस है। उसने जितना प्रोग्रामिंग की हुई है, जितना अपने हिसाब से काम किया, वो उतना ही करेगा, ना उससे कम करेगा ना उससे ज्यादा करेगा। ठीक है? लिमिटेशन इसको ऐसे समझो कि एक सुपरमैन है, सुपरमैन के पास अल्टीमेट पावर्स होती है। सुपरमैन आप लोगों को पता है। ठीक है? आप जिस जनरेशन में, उसमें सुपरमैन अभी एग्जिस्ट करता है। और सुपरमैन मैंने भी देखा है अपने चाइल्डहुड में, और आप भी देखते हुए आ रहे हो। आप चाहते हो सुपरमैन से कोई काम कराना, लेकिन आपकी सुपरमैन से डायरेक्टली बात नहीं है, उसके दोस्त से बात है। तो जब भी आपको काम कराना है सुपरमैन से, आपको पहले बात करनी है, सुपरमैन के दोस्त से बात करनी पड़ेगी और वो काम करेगा। हो सकता है जो आप काम बोल रहे हो वो पूरा का पूरा ना बोले सुपरमैन को, हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफाई करके बोले। आप यही चाहोगे ना मेरी सुपरमैन से डायरेक्ट दोस्ती हो जाए, जो मैं बोलूँ और वो डायरेक्ट कर दे। तो यहाँ पे वही वाला हिसाब है कि अगर आप ऐप्स यूज़ करते हो तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर ऐप बीच में से हट गया, आप मशीन से डायरेक्ट बात करो, तो फिर क्या ही बात होगी? जो बोलोगे वो होगा। लिमिटेशंस खत्म। इफ एंड बट बीच में से कंडीशंस खत्म हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरमैन की पावर वही जो सुपरमैन की पावर है, वही यहाँ मशीन की पावर है। अब मशीन को सीखना क्यों लाज़मी? बेटा आप घर का पंखा लो, वॉशिंग मशीन लो, अपना मोबाइल लो, अपनी कैलकुलेटर लो या कोई भी चीज़ लो, हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब है उसके अंदर एक चिप है, ठीक है? उसके अंदर डिवाइसेज़ लगी हुई हैं, उस डिवाइसेज़ के ऊपर एक कोडिंग हुई हुई है। आप समझ में आ रहा है आपकी चीज़? तो हर चीज़ एक कोडिंग से ही चल रही है। तो आपको इवेंचुअली आगे जाके मशीन से ही इंटरैक्ट करना है, और मशीन से इंटरैक्ट करने का मतलब है आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो अब आपको इसके भी अब ये समझ में आ गया होगा इसकी पावर क्या है सुपरमैन के एग्जांपल से, और ये समझ में आ गया होगा कि मशीन से ही इवेंचुअली इंटरैक्ट करना है। हर चीज़ गैजेट्स पे जा रही है। ठीक है? लिखने का काम ग्रेजुअली खत्म होता जा रहा है। तो आपको मशीन से बात करना आनी चाहिए। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दूँगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। अब वो एक क्वेश्चन क्या है? मैं पहला पार्ट ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। मैं आप लोगों को अगेन मैंने क्या बोला था कि रिलेट कराऊँगा आपके ही क्वेश्चन आंसर जो आप प्रैक्टिकली करते हुए आ रहे हो, वही मशीन पे परफॉर्म करेंगे ताकि समझ सको, कोई नई चीज़ ना सीखें। अब ये क्वेश्चन आपकी क्लास 9 या तो आई गेस क्लास 10 की बुक का है। मैं पहला पार्ट करूँगा, बाकी आप लोग घर पे करोगे इसको। ठीक है? अब मुझे ये एग्जीक्यूशन कराना है और यूजर से मैं वैल्यू कोई भी लूँ, x इज इक्वल टू -4 हम 9 ही रखूँ। मैं उससे बोलूँ इनपुट दे के कि भाई तू बता तुझे कौन सी वैल्यू देनी है, मैं इसका रिजल्ट निकाल के दूंगा। ठीक है? अब हम वो वाला काम करने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो अब इसमें आप क्या करोगे? अब मैं इसका फंक्शन बनाऊंगा। पहले क्या होगा? हम क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज और एक नई फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल में हम लेन लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 डॉट या असाइनमेंट नंबर 1 डॉट पी वाई। ठीक है? डॉट पी वाई हमने एक फाइल बना दी क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से। अब पहले क्या है, एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं, तो मैं यूजर को बोलता हूँ बेटा इनपुट दे। अब मैंने आपको फ्लोट और इंटीजर की एग्जांपल बताई थी। ठीक है? फ्लोट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज कवर होती हैं। इंटीजर में एक ही वैल्यू कवर होती है, अगर उसने पॉइंट्स में दे दी तो ये पागल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू करके फ्लोट लिखोगे। इसका मतलब है आपने उसको नेचर बता दी कि भाई वो फ्लोट देगा, मशीन को बताया। तो फ्लोट का मतलब है अब वो चाहे 2 दे या 2.5 दे, दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है? और फिर आपने क्या लिखा, इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद लिख दिया इंटर इंटर दी फर्स्ट और वैल्यू। ठीक है? और ये दो डॉट डाल दिया। यहीं से आपने इसको कॉपी किया। अगेन शॉर्टकट्स होते हैं, मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, मेहनत करो।
ठीक है, और आपने एक नया वेरिएबल दे दिया y और यहाँ पे लिख दिया इंटर दी सेकेंड वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो गई। अब एक फंक्शन बना लो पीछे बैकग्राउंड में, z इज इक्वल टू, ठीक है, पहले प्रैक्टिस करना अपने पास से 4-5 वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड की, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया अभी। अब फंक्शन क्या है, 5x प्लस वाई। अब ये ध्यान में रखना, यहाँ ब्रैकेट को वो मल्टीप्लाई नहीं समझता, ब्रैकेट के लिए डॉट होता है। अब सबसे पहले क्या है, 5x प्लस वाई है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखा मैंने और फिर बताया कि भैया ये मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसमें लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, मैंने लिख दिया स्लैश। ठीक है, डिवाइड मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको, 3x स्क्वायर है, आपने 3 लिखा और आपने लिखा भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, और फिर x लिख के, x स्क्वायर है तो पावर के लिए मैंने क्या बताया था, डबल डॉट और 2 डाल दिया आपने। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, अब है अंडर रूट वाई, आपने दोबारा लिखा मल्टीप्लाई। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल के दरमियान में होता है मल्टीप्लाई। आप चाहे तो इसको अलग अलग ऐसे ब्रैकेट में कर लो तमीज़ के साथ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिखा मैं अब दोबारा मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, और क्या है, बाय अंडर रूट। अंडर रूट बेसिकली क्या होता है, यू शुड नो के किसी की भी पावर 1/2 को अंडर रूट कहते हैं। तो आपने वाई लिखा, पावर लिखने जा रहे हो तो आपने डबल डॉट लिखा और फिर आपने 1/2 लिख दिया, तो 1/2 को या तो 0.5 लिख दो, एक ही बात होती है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा +6, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिकली है, अगर आप +6 लिखते हो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद आखिर में +6 करना है। तो आपको ये बताने के डिवाइड पूरी वैल्यू से हो रहा है, तो आपको मैथ्स में भी ये चीज़ सिखाई है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे और एक यहाँ पे क्लोज करोगे। अब वो क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू अंदर पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद डिवाइड होगी 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई से। ये बन गया पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिख दोगे प्रिंट और जी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करने की तरफ। आप इसमें क्या बोला, एंटर फर्स्ट वैल्यू। क्योंकि मैं फ्लोट दे चुका हूँ तो अब वो साला पॉइंट पॉइंट में दे या कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने इंटीजर दिया होता तो जैसे ही मैं मैं आपको इंटीजर का भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज पहली वैल्यू देता हूँ 3.5, दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 5, एग्जीक्यूट करके दे दिया इसमें आंसर। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है चीज, एक इंटीजर दी थी, एक डेसिमल की दी थी, दोनों को एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता ना, तो फिर पंगा पता है क्या होता, इंटीजर लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पॉइंट्स में देता, ये एरर दे देता। देखो, कंट्रोल एस किया मैंने और मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन तो हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लेट सपोज पहली वैल्यू दे दी 3.5, तो ये पहले भी रुक जाएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, एरर आ गया। क्लियर है चीज़, लेट सपोज दोबारा करता हूँ, पहली वैल्यू दे देता हूँ डेसिमल। ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, देखना फर्स्ट के बाद सेकंड पे चला जाएगा, 3 दिया चला गया। लेकिन अगर मैंने दूसरी डेसिमल दे दी दोबारा एरर दे देगा, 4.5 दोबारा एरर दे दिया। तो अब आपकी समझ में आ गया इंटीजर फ्लोट में क्या फ़र्क होता है। जहाँ पे आपको लगता है कि यूज़र से जो वैल्यू ले रहे हो वो अब जो है वो 100% वो इंटीजर ही लिखेगा। जैसे अगर एज पूछते हो तो एज 2.4, एज 25 पॉइंट नहीं 25.5 तो लड़कियों की कभी होती नहीं है, लड़कियां लड़के दोनों पढ़ रहे हैं, तो मैं रखता हूँ 15, 16 रखते हैं, 16 से आगे बढ़ती नहीं है एज। तो अगर वो 16.5 नहीं लिखेगा तो एज के केस के अंदर हम आगे जाके करेंगे, वहाँ पे आपके समझ में आएगा एज के केस में कभी भी नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू कभी भी एज के केस में नहीं होती है डेसिमल में, तो वहाँ पे आप दे सकते हो इंटीजर। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप दोगे फ्लोट। अगर आपको कंफ्यूजन है कि सामने वाला वैल्यू डेसिमल में भी लिख सकता है तो फिर फ्लोट दोगे, उसमें दोनों कवर हो जाती है। क्लियर है चीज़? ठीक है, एक वैल्यू और करके देख लेते हैं। भाई लेट सपोज हम दे देते हैं इसको 2.6, 2.4 और दे देते हैं 3.5.6। आप कैलकुलेटर में करके देख लेना क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आप इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते हो। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आप लोग करोगे क्या, आप ये सारी की सारी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इसी तरीके से यूज़र इनपुट बना के, ताकि आप कोई भी वैल्यू दो आप कर सको। अब आप ये रिलेट कर सकते हो, जो आपने अभी 9 मैट्रिक पास किया जिन बच्चों ने, या फर्स्ट और सेकंड ईयर कर रहे हैं, तो वो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन की तरह एक मैथ्स की एप्लीकेशन हम लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में, ताकि आप लोग को भी समझ में आए, जो आप कर चुके हो वही आप बेसिकली एप्लीकेशंस में कर रहे हो। जैसे मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस बेसिकली क्या सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, वो मैट्रिसेस का जितना काम अभी इसमें है आपकी सोच नहीं है एआई के अंदर।
जो आप मैट्रिसेस जिसका आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, सब आपको सॉल्व करना आता है, वो यहाँ पे आप सीखोगे कैसे करोगे। तो अब आपने घर से ये करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले 1-2 दिन के अंदर कोशिश करो ये सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को परफॉर्म करो। ये आपकी मैंने 9 मीटर की बुक से ही लिए हैं, मैं चाहे तो वहाँ पे देख लेना आप। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे थर्ड या तो फोर्थ चैप्टर के अंदर है कैसे, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लिस्ट, इंटीजर। अच्छा, आज मैं नोट्स अब क्योंकि पूरा पढ़ा चुका हूँ, क्लास 1 कंप्लीट है, ये मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। क्लियर हो गई चीज़? आप परफॉर्म करो, प्रैक्टिस करो और कमेंट ज़रूर करो कि आप लोग को अगर कोई इशू होते हैं तो नंबर मैं मैसेज में लिख दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मुझे बता देना क्या क्या इश्यूज आप लोगों को हो रहे हैं सॉल्व करते हुए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।